नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस एपिसोड के 13वें क्रम में कल मैं भूलवश 11वां क्रम कह गया था। कल मेरा 12वां क्रम था, इसीलिए यूट्यूब पर जो लोड करने वाले डॉक्टर योगेंद्र कुशवाहा जी हैं, उन्होंने इसको 11वें का पार्ट 2 बना के आप सब तक पहुंचाया। मैं अपनी उस भूल के लिए खेद व्यक्त करता हूं और योगेंद्र कुशवाहा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरी भूल को सही करते हुए आप तक पहुंचाने का बहुत अच्छा प्रयोग किया। आज ये 13वां क्लास है और 13वें क्लास से मैं आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के कुछ मूल सिद्धांतों से सिद्धांतों की ओर ले चल रहा हूं, क्योंकि कल आप सब ने मुझसे इस बात की मांग की कि मुझे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की फार्मेसी पढ़ाने के पहले कुछ फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गन की चर्चा करनी चाहिए, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी की चर्चा करनी चाहिए, फिजियोकेमिकल रिएक्शन की चर्चा करनी चाहिए। तो मुझे लगा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अब पढ़े लिखे लोगों का इंटरेस्ट है और इसलिए मुझे आज से मैं आप पर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के मूल सिद्धांतों से पहले कुछ वैज्ञानिक तथ्यों को जो शरीर क्रिया विज्ञान संबंधित हैं, मैं उन पर चर्चा करना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं अपनी चर्चा आरंभ करूं, जैसा प्रतिदिन की तरह पहले कुछ हमारे पास आप सबके कमेंट्स मोड हैं। कल रात में एक फेसबुक के ग्रुप पर एक पेज बना हुआ है, उस पेज पर एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक संस्थान की तरफ से एक डेमो दिखाया गया और उसके नीचे एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखा गया। मैं उस पैराग्राफ को पहले पढ़ रहा हूं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ा वो समझ जाएंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो समझें। इन्होंने पहले अपने एक हॉस्पिटल का नाम लिखा है, इस नाते मुझे उनका पूरा नाम भी पढ़ना पड़ेगा। देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के उप निदेशक डॉक्टर आशीष हार्डिया MBBS द्वारा धामनोद खरगोन से आए डॉक्टर राहुल कुशवाहा BHMS का सैक्रोफ्लोसो 1 ग्लोबुल्स मेडिसिन से स्ट्रेंथ का लाइव डेमो दिखाते हुए। फिर से सुनिए, डॉक्टर आशीष हार्डिया MBBS और डॉक्टर राहुल कुशवाहा BHMS यानी एक एलोपैथ और एक होम्योपैथ का सैक्रोफ्लोसो नंबर 1 यानी हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधि नंबर 1 S1 के स्ट्रेंथ टेस्ट का लाइव डेमो। इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि किस प्रकार के रियल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाएं अपने इलेक्ट्रिसिटी की भांति त्वरित से असर करके मरीज को तुरंत लाभ पहुंचाती हैं। इस डेमो में यह भी दिखाया गया कि किस प्रकार सैक्रोफ्लोसो नंबर 1 पोटेंशियल एनर्जी को पानी के संपर्क में आते ही काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। काउंट सीजर मैटी ने अपनी दवाओं में एनर्जी के इस गुण धर्म को आधार बनाया और उन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को इसकी एनर्जी के नाम से इलेक्ट्रो शब्द दिया और उन्होंने जीवन में 2 प्रकार की मेडिसिन बनाई, एक लिक्विड मेडिसिन जिसे इलेक्ट्रिसिटी कहा गया और दूसरी 32 मेडिसिन जो ग्लोबुलर फॉर्म में थे, जिन्हें पोटेंशियल एनर्जी समाहित थी। इलेक्ट्रिसिटीज में काइनेटिक एनर्जी थी इनके अनुसार और ग्लोबुल्स में पोटेंशियल एनर्जी थी इनके अनुसार, जिनको आज सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान ने अपनी दवाओं के लिक्विड एंड ग्लोबुलर मेडिसिन के माध्यम से दोनों स्वास्थ्य एवं अस्वास्थ्य व्यक्तियों पर प्रस्तुत देकर इस पैथी के साथ न्याय कर रहा है। क्योंकि इस पैथी के सिद्धांत के अनुसार हमेशा कहा गया है कि इसकी दवाएं शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं करती, इसी बात
को एक फिजिकल लाइव डेमो द्वारा दिखाया जा रहा है कि कैसे रियल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाएं अपने गुण अनुसार त्वरित अवस्था में कार्य करती हैं। इस डेमो में 3 मुख्य चीजें हैं। पहला तो करने वाले प्रयोग एक डॉक्टर एमबीबीएस अपने आप को लिख रहा है और एक होम्योपैथ का डॉक्टर लिख रहा है। एक एमबीबीएस लिख रहे हैं, एक बीएचएमएस लिख रहे हैं। इनमें से कोई बीएमएस या होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं दिख रहा है। जो उन्होंने लिखा है मैंने वही इसको मैंने इसलिए स्क्रीनशॉट कर लिया ताकि वो उसको बदल ना सकें कभी। और दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये 2 अलग अलग प्रकार की एनर्जियां 2 अलग अलग प्रकार की विधियों के औषधियों में यानी लिक्विड में और ग्लोब्यूल्स में है। दूसरा, इनके इसी कमेंट पर एक कोई डॉक्टर साथी हैं आलिफ खान, उन्होंने इस पर लिखा कि ये बकवास है। तो इस संस्थान के संचालक ने तत्काल उस पर रिएक्ट किया कि तुम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के विज्ञान को कितना जानते हो, कुछ पढ़ो। मैंने भी अपनी कमेंट लिखी, जिन लोगों ने उस कमेंट को पढ़ा होगा वो जान रहे होंगे। अब मैं इसी से एक सवाल कर रहा हूं, इसी कमेंट से, इसी डेमो के कमेंट से, कि पिछले 36 वर्षों में जब से मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आया और डॉक्टर रमाशंकर जी के संरक्षण में आया, हमारी वो टीम इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के सभी औषधियों को यानी टोटल 38 औषधियों को हम लोग ग्लोब्यूल्स में बना के रख लेते थे। समय बदला, डिस्टिल वाटर में बना के रखने लगे। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिसिटी को भी ग्लोब्यूल्स में रखते थे, इलेक्ट्रिसिटी कोई लिक्विड में डॉक्टर रमाशंकर जी नहीं रखते थे, उसको भी उसी रेशियो में गोलियों में बना के रखते थे। तो अब अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में चेंज है, काइनेटिक एनर्जी 12 mv², जिसमें मास होना चाहिए, वेलोसिटी यानी वेग होना चाहिए, और पोटेंशियल एनर्जी mgh, मास, हाइट और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एक कांस्टेंट है। अगर इलेक्ट्रिसिटीज में काइनेटिक एनर्जी होती है तो क्या वो ग्लोब्यूल्स में जब हम बना के उसको रखेंगे तो क्या वो पोटेंशियल एनर्जी में चली जाएगी? पहला सवाल। दूसरा, जब ग्लोब्यूल्स को हम पानी में घोलते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कैसे चेंज हो जाती है? उसमें ऐसे कौन से रिएक्शन हो जाते हैं जिससे उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है हमारे शरीर में जाकर के? इस बात की व्याख्या भी इनको अपने इस डेमो में करनी चाहिए। या तो ये अपनी बात सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथ को समझा नहीं पा रहे हैं, या तो अति जटिल बनाते हुए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अपने आप को सर्वोपरि साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। जब कोई औषधि हम अपने शरीर में ले रहे हैं तो अगर हमने उसको ऊर्जा के रूप में लिया, एनर्जी के रूप में लिया, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, तो जब एनर्जी हमारे शरीर में आएगी तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर, जब हमारा शरीर साम्यावस्था से अलग है और उसमें ऑलरेडी अगर कोई एंजाइम्स कम है किसी कोशिका में तो भी उसमें अव्यवस्था है, और वहां पे भी गतिज ऊर्जा जाती है इलेक्ट्रॉनों के आपस में टकराने से, क्योंकि वो बार बार हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिमांड कर रहे हैं कि हमको औषधि चाहिए। तो जब हमारे पास ऑलरेडी हमारे बॉडी के कोशिकाओं में एनर्जी बनी हुई है और जब हम बाहर से काइनेटिक एनर्जी के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में हम कोई औषध ले रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हमारे शरीर में एनर्जी बढ़ेगी। जब एनर्जी बढ़ेगी तो हमारे शरीर के फिजियोलॉजिकल एक्शन बढ़ेंगे। फिजियोलॉजिकल एक्शन अगर बढ़ेंगे तो शरीर में एग्रावेशन होंगे, एग्रावेशन बढ़ेंगे तो उसके लक्षण भी हमको दिखाई पड़ेंगे शरीर पर। तो कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां स्वाद रहित, हानि रहित, गंध रहित, रंग रहित हैं। यानी अगर हम औषधियों को एनर्जी के रूप में शरीर में प्रवेश करा रहे हैं और यह साबित करना चाहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी रिवर्स चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी, जिससे हम बॉडी को स्थापन में ला रहे हैं, तो यह सिद्धांत तो मैं समझता हूं कि फिजियोलॉजिकल एक्शन के आधार पर बिल्कुल गलत साबित हो रहा है। या तो वो कुछ और बता नहीं पा रहे हैं या तो कुछ बताना नहीं चाहते। अब वो जो नहीं बताना चाहते या क्या नहीं बताना चाहते, अब जो मैं बताना चाहता हूं उसको आप सुने। और मैं उनकी इस बात से
आरंभ करता हूं कि शरीर के जो कोशिकाएं हैं शरीर की, इस पृथ्वी पर बनने वाला प्रत्येक तत्व पदार्थ है। जहां पर हम शुरू किए और हमने आज के इस पाठ को आरंभ करना चाहा, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं आपको शरीर के सामान्य जैविक अणुसंरचना को बताऊं, जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि शरीर पदार्थ का बना होता है। प्रत्येक शरीर, चाहे वो वनस्पतियों का हो चाहे वो जंतुओं का हो। और पदार्थ किससे बने होते हैं? स्वाभाविक है कि अणुओं से, परमाणुओं से। परमाणु किससे बने होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र के अंदर बंद होते हैं और इलेक्ट्रॉन केंद्र के बाहर होते हैं। प्रोटॉन पर जितना पॉजिटिव पावर होता है उतने इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव पावर होता है। दोनों एक दूसरे के पावर से एक दूसरे से बंधे रहते हैं और इस नाते उनकी एक सीमा होती है, उस सीमा से वो बाहर नहीं जा पाते। तो जब वो एक दूसरे से बंधे होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉनिक आकर्षण और प्रतिकर्षण से, तो स्वाभाविक है कि उनको वहां से हटाने के लिए हमको अलग से एनर्जी बाहर से प्रोड्यूस करनी पड़ती है। हर पदार्थ में एक अपनी निहित ऊर्जा होती है। उस निहित ऊर्जा को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो कि केमिस्ट्री बताती है, फिजिकल केमिस्ट्री बताती है। और उसमें जो ऊर्जा कार्य करती है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी जब कभी भी अपने सामान्य रूप से काम करने से कम काम करती है, तब हमको एक्टिवेशन एनर्जी को होम्योस्टैटिसिस में लाने के लिए बाहर से एंजाइम देना पड़ता है। क्योंकि एंजाइम क्या करते हैं, ये फिजिकल केमिस्ट्री ने लिखा है। अगर विज्ञान के जानकार हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री किताब में रासायनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर में इसको पढ़ें और देखें और समझने का प्रयास करें कि जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होने लगती है तो हम एंजाइम्स के रूप में उसको मोटिवेटर देते हैं, कैटलिस्ट देते हैं। और ये मोटिवेटर क्या करता है? सक्रियण ऊर्जा का मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी अपने अभिक्रिया के टेम्परेचर पर, उसके एनर्जी पावर पर, उसके मास पर वो प्रभाव डालती है। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी ऑलरेडी हमारे बॉडी के टिश्यूज में कोशिकाओं में उपस्थित है और कोशिकाओं की एक्टिवेशन एनर्जी हमारे सामूहिक कोशिकाओं के संगठन ऊतक में उपस्थित है, ऊतक के सामूहिक एक्टिवेशन एनर्जी हमारे ऑर्गन में है और ऑर्गन की सामूहिक एक्टिवेशन एनर्जी हमारे बॉडी में है। जब ये एक्टिवेशन एनर्जी अपने सामान्य दशा से कम होने लगती है तो शरीर हमारा होम्योस्टैटिस में नहीं रहता। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हमारे मूल पॉइंट सेल के एक्टिवेशन एनर्जी में कोई भी अव्यवस्था होती है, और सेल का एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ पर स्थित होता है? सेल में कल भी मैंने आपको बताया था कि एक टिश्यू फ्लूइड होता है। टिश्यू फ्लूइड का संबंध लिम्फ से होता है, लिम्फ का संबंध ब्लड से होता है, ब्लड का संबंध पूरे शरीर में होता है। तो जब टिश्यू फ्लूइड, लिम्फ टू ब्लड, हम सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को बांधे रखते हैं, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी को कंट्रोल में रखते हैं, तो बॉडी हमारी होम्योस्टैटिसिस में होती है। हम यही आज शुरू कर रहे हैं कि हम होम्योस्टैटिसिस की जो डिफिनीशन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में दी गई उसका प्रारूप क्या है। इससे पहले कि मैं आपको होम्योस्टैटिसिस में बताऊं, कुछ और बातें आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे शरीर में कोशिकाओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हमारे केमिकल बॉन्ड से बंधे होते हैं। और केमिकल बॉन्ड से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जल के अणुओं में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को आसानी से तोड़ा जा सकता है। ये विज्ञान कहता है कि शरीर में जल का प्रतिशत 95% है पूरे शरीर में, और 5% में हमारे सब कुछ है। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। और इस 95 जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं इन कोशिकाओं के निर्माण के लिए, उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 95% टोटल के पाए जाते हैं। यानी बॉडी के हर कोशिका में, या आप टोटल आप बॉडी ले लें, टोटल स्ट्रक्चर आप बॉडी ले लें, तो बॉडी के हर कोशिकाओं में 95% कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके बाद
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, नाइट्रोजन नहीं। फिर चौथा पदार्थ है नाइट्रोजन। ऊपर वाले हमारे मेजर एलिमेंट कहलाते हैं, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हमारे मेजर एलिमेंट हैं। और नाइट्रोजन फास्फोरस, क्लोरीन, आयोडीन, कैल्शियम, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम, ये हमारे जो एलिमेंट्स हैं 11, ये माइनर एलिमेंट कहलाते हैं और इनका परसेंटेज बॉडी में 4.2.25 होता है। इसके बाद कुछ ट्रेस एलिमेंट होते हैं जिनको बहुत मुश्किल से ट्रेस किया गया है, उनका भी काम शरीर में है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो माइनर से माइनर भी उनकी आवश्यकता होती है, जिसमें कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, क्रोमियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फ्लोरीन और बोरान, ये 0.75% होते हैं हमारे बॉडी के कोशिकाओं के निर्माण में। यानी टिश्यू फ्लूइड के अंदर इतने एलिमेंट्स के ये इन परसेंटेज से पाए जाते हैं। और ये सारे के सारे एलिमेंट्स अपने कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे को बांध के रखते हैं। जब किन्हीं कारणों से हमारे टिश्यू फ्लूइड में, लिम्फ में, ब्लड में, टिश्यू फ्लूइड का एक मीडिया है जो टिश्यू फ्लूइड हर कोशिकाओं में पाया जाता है, और इसी टिश्यू फ्लूइड को जो कोशिका के बाहर है उसे हम ECF कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो कोशिका के बाहर पाया जाता है। फिर हम और ट्रेस करते हैं तो हमारे शरीर में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस 1 से 3% पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट 1%, लिपिड 3.5%, प्रोटीन्स 12%, न्यूक्लियोटाइड्स 2% और अन्य यौगिक 0.5% पाए जाते हैं। ये एवरेज परसेंटेज है मेन कंपोजिशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड का। ये सारे के सारे पॉइंट्स जब एक साथ हो जाते हैं तो अब विचार ये भी करना है कि जल को प्रकृति ने इतना महत्व क्यों दिया। जल को प्रकृति ने इतना महत्व क्यों दिया, जल की प्रतिशत मात्रा हमारे शरीर में क्यों बढ़ाई। उसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि जितने गुण जल में पाए जाते हैं वो शायद इस पृथ्वी पर किसी भी यौगिक में नहीं पाए जाते। जल में एक तो जल पारदर्शी होता है, स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन और उदासीन होता है। यानी ये अगर सामान्य दशा में है तो ये क्रिया नहीं करता। जब तक जल को छेड़ा ना जाए तब तक जल क्रिया नहीं करता, वो स्थिर रहता है, उदासीन रहता है। जब हम किसी बर्तन में जल को रख देते हैं और सूर्य की किरणें उस पर आती हैं तो सूर्य की किरणों के आने वाले इलेक्ट्रॉन जल के यह चायन और वह चायन को विखंडित करते हैं, जिससे उनमें ऊष्मा बनती है और वो भाप बन के उड़ने लगते हैं। यानी जब तक हम जल को छेड़ते नहीं तब तक उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता, पहला गुण। दूसरा गुण जल का यह है कि इनमें आपस में एक दूसरे जल के अणुओं को एक दूसरे के खींच के रखने की बड़ी जटिल और प्रबलतम प्रक्रिया होती है। पारे को जमीन पे गिरा दें तो इधर उधर बिखर जाएगा, जबकि पारा भी लिक्विड है। लेकिन पानी को अगर जमीन पे गिराएंगे तो जिधर ढाल होगा उधर पानी मुड़ जाएगा और सारे के सारे पानी के अणु उसके पीछे चले जाएंगे। और जल के इसी गुण के कारण आपको पता है नदियां बहती हैं। अगर जल में ससंजन बल ना होता, कोई फोर्स ना होता तो नदी स्थिर होती, जहां से जिस पहाड़ से गिरती वहीं पे वो पड़ी रहती या बिखर के इधर उधर बिखर जाती पारे की तरह। लेकिन जल को प्रकृति ने एक गुण ये भी दिया, चूंकि जल के आयन या चायन और वे चायन पीएच मान बराबर होता है, दोनों समान होते हैं, इस नाते वो उदासीन होते हैं और उनका पीएच मान 7 होता है। एक और गुण है जल में कि जल का क्वथनांक बहुत उच्च होता है, उबलने की शक्ति। 100 डिग्री पर जल खौलता है तब वो अपना मीडिया चेंज करता है, और पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही रहते हैं। इसीलिए जल में भी जीवन है, जल के अंदर भी मछलियां, अन्य जीव जंतु पाए जाते हैं। और जल के अंदर रहने वाले भी प्राणी हैं, जल के बाहर भी रहने वाले प्राणी हैं, और हर शरीर में जल की मात्रा है, चाहे वो पौधे हों और चाहे जंतु हों। यहां तक बात मैंने आपको समझाई।
जल एक विलायक का भी काम करता है, किसी चीज को घोलने का काम भी करता है। शरीर के विभिन्न पदार्थों के एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का भी कार्य जल करता है। कोशिकाओं में साइक्लोसिस की क्रिया जल के कारण ही होती है। जल का आणविक विन्यास संचरण करता है। जल के आयनीकरण के कारण रासायनिक अभिक्रियाएं सुगमता से हो जाती हैं। जब हम भोजन करते हैं तो जल के माध्यम से हमारे आमाशय में, हमारे आहार नाल में पाचन क्रिया सुगमता से आगे बढ़ती है। जल हम लेते हैं तो रक्त का परिसंचरण हमारे शरीर में सामान्य अवस्था में होता है। जब जल की मात्रा शरीर में कम होने लगती है तो ब्लड गाढ़ा होने लगता है। ब्लड गाढ़ा होने लगता है तो हमको प्यास की अनुभूति होती है, हमारा ब्रेन प्यास की अनुभूति करने लगता है। तो दूसरा है, जल शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है अपने हिसाब से। थर्मोस्टेट तो आपका टेम्परेचर रेगुलेट करता है, वो तो एक आपका अंग बना दिया गया है, लेकिन प्रकृति ने उस अंग के बनाने के अलावा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसे आप कह सकते हैं अति विशिष्ट गुण है जल का, कि शरीर का तापमान स्वनियंत्रित करता है। जब गर्मी अधिक होती है तो शरीर से पसीना निकलने लगता है। पसीना निकलने पर क्या होता है, उस भाग की में ब्लड की सप्लाई ज्यादा बढ़ गई है और वहां पर पानी ज्यादा आ गया है, ब्लड में जो आयन आए हैं वो बाहर पसीना बन के निकलते हैं, तो बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होने लगता है। हेलो जी, जी जी बोल रहा हूँ। जी जी, मैं अभी जरा ऑन लाइव हूँ, आप हमारे उस पर अभी आधे घंटे बाद बात करिए, मेरा क्लास चल रहा है। मैंने बार बार आप लोगों से अनुरोध किया कि मुझे, जब मैं लिख देता हूं, आपको बता देता हूं कि मेरा क्लास 4 बजे आरंभ होगा, तो आप सब कम से कम अगर सामने ना आ पाए तो कम से कम उसको पढ़ करके मुझे डिस्टर्ब तो ना किया करें इस बीच में, क्योंकि एक क्रम टूट जाता है। आपका फोन ना उठाऊं तो ये लगता है कि आदमी बहुत बन रहा है, मेरे फोन को रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, अपने आप को बहुत लगा रहा है, और अगर फोन उठाता हूं तो मैं आपसे कट जाता हूँ। इसी बीच में चूंकि मैं फोन से आपसे बात कर रहा हूँ, फेसबुक पर आपसे सीधे बात कर रहा हूं, तो अभी आपका फोन कॉल्स अगर इस फोन पर आ जाए तो मेरी बात भी कट जाती है। तो जल आपका बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट करता है, और यह अनेक जीवों के शरीर के अंदर और शरीर के बाहर भी रहता है। जो जीव पानी में पाए जाते हैं उनके शरीर के बाहर पानी की मात्रा ज्यादा होती है, और जो जीव शरीर के बाहर, जल के बाहर पाए जाते हैं, उनमें शरीर के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है। ये तमाम, और इसके बाद अब एक अति महत्वपूर्ण बात जल के साथ और जुड़ी है, मैं उसको पूरा पढ़ दे रहा हूं। जल कोशिकाओं और सजीवों के आंतरिक पर्यावरण के स्थायी अवस्था में रखने की जिम्मेदारी होती है जल की। यह बाइकार्बोनेट, कार्बनिक अम्ल तथा फॉस्फेट आदि के साइटाल और बाह्य कोशिकीय तरल में विलयन के रूप में रखा जाता है, जो बाह्य पर्यावरण से कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले क्षारक और अम्लों को उदासीन बनाए रखता है। इस प्रकार जल का पीएच स्थिर रखने का कार्य करता है, और जलीय विलयन में अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को भी बनाए रखता है। अर्थात शरीर के अंदर होने वाले एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों प्रक्रियाओं को मेंटेन करने का काम भी जल का है। हम इसीलिए बार बार हम ये कहते हैं, जल हमारा क्या काम करता है, शरीर के क्रियाओं में भाग लेकर के हमारे उपापचय में भाग लेता है, तो हमारे बॉडी के एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के केमिकल रिएक्शन में अपने आप को इन्वॉल्व करता है, जहाँ पे एच आयन OH आयन टूट करके अन्य कंपाउंड से रिएक्शन करते हैं, और वहां पर प्रक्रियाएं आगे फलस्वरूप एनर्जी रिलीज भी होती है, और एनर्जी हम इनपुट भी करते हैं, इनपुट और आउटपुट दोनों एनर्जी होती है। तो जब शरीर के होम्योस्टेटिसिस की बात करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि शरीर, जल क्या करता है, शरीर के पाचन अंगों को और शरीर के निष्कासित अंगों को, जो निष्कासन करते हैं, यानी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दोनों में अपना भाग लेता है। डाइजेस्टिव ऑर्गन को सिस्टमिक बनाता है और एक्सक्रीटरी ऑर्गन को सिस्टमेटिक ढंग से तैयार करता है। यही बात किताब में लिखा है, जो मैंने आपको समझाया कि ये मैं इसीलिए मैं पढ़ के बता देता हूं, मैं अपने मन से कोई बात नहीं करता, या मैं बना करके बात नहीं करने का आदी हूं। मैं वही बात आपसे करूंगा जो मैंने अपने दिमाग से,
अपने पूरे मनोयोग से इन किताबों का 36 वर्ष अध्ययन किया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं किताबों का बहुत शौकीन हूं। अगर मेरे दिमाग में कोई प्रश्न खटक जाता है तो मैं उससे संबंधित वो किताब दुनिया में चाहे जहां मिले मैं उसको मंगाने का प्रयास करता हूं, उसको अध्ययन करने का प्रयास करता हूं। ये इतनी मोटी मोटी किताबें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं करता कि मैं आपको पढ़ाने के लिए मैं किताबें लेके बैठता हूं। दरअसल मैं आपके पास आने से पहले मैं स्वयं भी थोड़ा बहुत रिवाइज करता हूं। ठीक उसी तरीके जैसे मैं अपने कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए जब मैं बायोलॉजी का क्लास लेता हूं तो मेरी आदत है कि मुझे सब याद रहे, लेकिन फिर भी मैं क्लास में जाने से पहले थोड़ा सा किताबों के पन्ने को पलट करके अपने आप को रिफ्रेश करता हूं। और ये आपको रिफ्रेश करके मैं आपके बीच में आज बैठा हूं। तो मैंने आपको बताया कि जल हमारी कोशिकाओं के डाइजेस्टिव सिस्टम को, अब कोशिका के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? एनर्जी का बनना। और कोशिकाओं के एक्सक्रीटरी सिस्टम को, यानी उसमें बने हुए अपद्रव पदार्थों को उस कोशिका से बाहर निकालना। तो अब कोशिका मिलके ऊतक, ऊतक मिलके अंग, तो एक तरीके से अंग में डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करना और एक्सक्रीटरी सिस्टम को मेंटेन करना, यह भी जल का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसी नाते प्रकृति ने शरीर में जल को अति आवश्यक और सबसे अधिक बनाया, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के औषधियों को हमने जल के रूप में मिलाने का, कभी कभी यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कोशिश करता हूं कि मेरा पूरा क्लास आप तक पहुंच जाए। अभी मैं आपके बीच में लगभग 25 मिनट से हूं। अब आइए हम बात कर रहे थे आपसे समस्थापन यानी होम्योस्टैटिसिस की। होम्योस्टैटिसिस शब्द का पहली बार प्रयोग 1932 में वाल्टर कैनन ने किया था इस शब्द का, लेकिन उसके पहले लोगों को इसका ज्ञान था। और वाल्टर कैनन ने जो बताया था कि होमियो का अर्थ उन्होंने क्या बताया था? सेम, समान। और स्टेसिस का अर्थ बताया था स्टैंड करना, स्टैंडिंग करना, स्थिर रहना। और उन्होंने सजीव कोशिकाओं की सजीव स्थायी दशा में तब तक बने रहने की बात की थी जब तक कि 3 शर्तें पूरी ना होती हो। जो शर्त ये 3 शर्तें पूरी करता है वही सजीव की कोशिका होम्योस्टैटिसिस मानी जाती है। पहली शर्त, इन्हें अपने पर्यावरण से मेटाबॉलिज्म में कम काम आने वाले अन्य पोषक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, अम्ल, फैट, खनिज, ऑक्सीजन, जल की आवश्यक मात्रा मिलती रहे। यानी जब तक ये पदार्थ, ये कंपाउंड कोशिकाओं को मिलते रहे तब तक बॉडी होम्योस्टैटिस में रहती है। शर्त नंबर 2, जब तक ये मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप बने अपने यानी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस पदार्थ, इनको शरीर कोशिकाओं से बाहर निकालते रहे तो भी कोशिका होम्योस्टैटिस में रहेगी। और शर्त नंबर 3, मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाओं के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा का क्षयिक ऊर्जा के बराबर निकलना जारी रहे। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझा दूं। वही बात जो मैंने पहले कहा कि किसी भी कोशिका में मेटाबॉलिज्म की क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले लाभदायक पदार्थ या बनने वाले ऊर्जा का क्रम जारी रहे तो शरीर होम्योस्टैटिस में। उसके साथ ही साथ उधर दूसरी तरफ उसी कोशिका से हमारे उस कोशिका में जो ऐसे पदार्थ हैं जो कोशिका को हानि पहुंचा सकते हैं उनका निकलना भी जारी रहे। और तीसरा क्या है, जितनी ऊर्जा उस कोशिका में पहले से थी यानी एक्टिवेशन एनर्जी जो थी, उस एक्टिवेशन एनर्जी को एक्टिवेट करते रहने के लिए, उसे कम और ज्यादा ना होने के लिए जो अतिरिक्त ऊर्जा हम लगा रहे हैं वो भी समान रूप से बनी रहे, तभी हमारी कोशिका होम्योस्टैटिस में रहती है। और तब हमारे टिश्यू होम्योस्टैटिस में रहते हैं, तब हमारे ऑर्गन होम्योस्टैटिस में रहते हैं और तब हमारा शरीर होम्योस्टैटिस में रहता है। मैं समझता हूं कि जो इन्होंने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के आदान प्रदान की बात की थी, अब वो बहुत हद तक आपके दिमाग से वाश कर गई होगी और आपको पता चल गया होगा कि होम्योस्टैटिस में रहने के लिए कोशिकाओं की 3 शर्तें होती हैं और 3 शर्तों में कहीं भी एनर्जी के बढ़ने और घटने का क्रम नहीं है। अगर हम औषध के रूप में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एक दूसरे में इंटरचेंज करते रहेंगे तो बॉडी कोशिकाओं में हमारी ये तीनों शर्तों का पालन नहीं होगा। और अगर ये कहते हैं हमारे सम्मानित साथी जो अपना डेमो रात में दिखा रहे थे, तो कृपया वो साबित करें कि ये तीनों बातें उनके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के क्रम में कैसे मेंटेन रहती हैं और कैसे बॉडी होम्योस्टैटिस में रहता है।
काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी, उसके स्क्वायर में बढ़ेगी, mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर है तो mv स्क्वायर यानी मास और वेलोसिटी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो फिर mgh हो जाएगा, जहां पे हमको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी लाना पड़ेगा, हाइट भी देनी पड़ेगी, कितने हाइट से कितनी की उसकी ऊंचाई क्या है। तो कुल मिलाकर के हम इस बात को मानने के लिए तैयार बैठे हैं कि जो बॉडी में, हमारे शरीर में जो अपद्रव्य हैं, वो अपद्रव्य कुल मिलाकर के उनको बाहर निकलना चाहिए, और जो बन रहा है उनको बॉडी में इनपुट होना चाहिए, यानी आउटपुट और इनपुट। जैसे आरबीआई आपका क्या करता है, एक बार मैं एक अच्छे विद्यालय में के मूल्यांकन के लिए मुझे एक नोडल अधिकारी बना के भेजा गया, तो मैंने वहाँ पर, चूंकि मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ, मैं अर्थशास्त्र का टीचर तो था नहीं, तो मैंने ऐसे इंटरेस्ट लेने के लिए मैंने उनसे कहा कि जीव क्यों मरते हैं, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आरबीआई क्या करता है। तो उन्होंने कहा आरबीआई नोट छापता है। मैंने कहा नोट कितना छापता है, क्या आपको बता सकते हैं कि भारत में नोट छापने की सीमा क्या है? हर लड़के ने अपने अपने दृष्टिकोण से बताया। फिर मैंने उनको समझाया कि इस देश के अंदर सोने की जो वैल्यू है, गोल्ड की वैल्यू, उस वैल्यू के मूल में इंटरनेशनल कैटेगरी पर, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के आधार पे हम उस गोल्ड का मूल्यन करते हैं, और उसी के आधार पे उतने नोट इस देश में बनाए जाते हैं। मान लीजिए कि जब देश आजाद हुआ तो हमारे पास 4 कुंटल सोना था, तो 4 कुंटल सोने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य कितना हो सकता है, उस मूल्य के बराबर हमने नोट छाप दिया। अब उसमें कुछ 10 के नोट, कुछ 100 के नोट, कुछ 1000 के नोट, कुछ 5000 के नोट, और वो नोट आरबीआई से बाहर आकर के बैंकों के माध्यम से, दुकानों के माध्यम से हमारे आपके पास पहुंचते रहते हैं, और हम जाके सामान खरीदते हैं। फिर वो नोट पुराना होता है, फिर आरबीआई में जाता है, आरबीआई उसको जला कटा के खत्म कर देता है, उस नंबर को नोट करके उसी नंबर के नोट फिर छाप देता है। अगर आरबीआई अपने मन से नोट छापता ही रहता तो क्या मतलब होता? फिर तो अमीरी और गरीबी किस आधार पर होती, ये तो समय बताता। यानी आरबीआई अपने मन से न नोट एक बढ़ा सकता है और न एक नोट घटा सकता है, उसकी एक लक्ष्मण रेखा है। ठीक उसी प्रकार से प्रकृति द्वारा बनाए गए जीवों के हर क्रियाओं की एक लक्ष्मण रेखा है। हम उसको घटाने और बढ़ाने में का जब प्रयास करते हैं, जब उसको छेड़ते हैं, तो हमारे कोशिकाओं की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों प्रभावित हो जाती है। इस नाते हम एक्टिवेशन एनर्जी को साम्यावस्था में या होम्योस्टेसिस में बनाए रखते हैं। यही हमारे शरीर का मुख्य काम है। हमारे शरीर में कोशिकाओं में जो 3 प्रकार के मुख्य रिएक्शन होते हैं, जिन्हें हम पहला रिएक्शन कहते हैं सिंथेटिक रिएक्शन, जिसमें हम एनाबॉलिज्म लेते हैं, यानी यौगिकों को मिला करके हम प्रोडक्ट बनाते हैं। दूसरा होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन, जहां पर हम विभिन्न यौगिकों को तोड़ करके ऊर्जा रिलीज करते हैं। और तीसरा होता है एक्सचेंजिंग रिएक्शन, हम कभी ऊर्जा को लेते हैं, कभी ऊर्जा को देते हैं, और ये तीनों रिएक्शन मिल करके ही किसी कोशिका के साम्यावस्था को या होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। इसी तर्क को देखते हुए 1859 में क्लॉड बेनार्ड ने यह कहा था कि कोशिकाओं में टिश्यू फ्लूइड होता है, टिश्यू फ्लूइड लिम्फ के माध्यम से ब्लड फ्लूइड, लिम्फ के माध्यम से, फिर ब्लड के माध्यम से, तीनों एक दूसरे के संपर्क में बने रहते हैं, और तीनों में एक्टिवेशन एनर्जी जारी रहती है। ये क्लॉड बेनार्ड ने 1859 में कहा था। ये सारी की सारी बातें किताबों में हैं, वैज्ञानिक आधार पर इनका विश्लेषण किया जा चुका है। फिर हम कोई नई बात जोड़ करके अपनी सुपीरियरिटी शो करने का क्या मतलब है? हम जो कुछ बातें हैं उन्हीं में विश्लेषण क्यों नहीं करते? हम ये क्यों नहीं स्वीकार करते कि 32 पौधों की औषधियां केवल एंजाइम्स के रूप में ही शरीर में प्रवेश करती हैं? वो जाके कोशिकाओं के एक्टिवेशन एनर्जी को ही रीएक्टिवेट करने के लिए कैटलिस्ट की तरह कार्य करती हैं, और जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी हमारी सामान्य अवस्था में आ जाती है, हम स्वस्थ हो जाते हैं। हमारी कोशिका स्वस्थ हुई तो हमारे टिश्यू स्वस्थ हुए, हमारे टिश्यू स्वस्थ हुए तो हमारे ऑर्गन स्वस्थ हो गए। जैसे कल
सज्जन ने कहा था कि हम रोग की दवा नहीं करते, रोगी की दवा करते हैं। ऐसे आज सज्जन कह रहे हैं कि हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को एक दूसरे में चेंज कर देते हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो काइनेटिक एनर्जी है और ग्लोबुल तो पोटेंशियल एनर्जी है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम कहीं पर, अभी मुझे एक बड़ा अच्छा सा सवाल मिला है, हालांकि मैंने उस सज्जन से पूछा भी है। उन्होंने कहा कि मैंने 56 ऐसे इलेक्ट्रोहोमोपैथी के कंपाउंड बनाए हैं, कोई आशीष करके सज्जन है, मैं उनका नाम पूरा भूल रहा हूं, जिसमें मैंने यशवन का प्रयोग ही नहीं किया। यानी उनका कहना यह है कि आप लोग यशवन को यूनिवर्सल रेमेडीज मानते हैं और मैंने 56 ऐसे कंपाउंड तैयार किए हैं, ऐसे फार्मूले तैयार किए हैं जिसमें मैंने यशवन का प्रयोग नहीं किया। मैं वास्तव में उनको बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए, और मैं खुद इस बात पर चिंतन करने में लगा हूं और कुछ हद तक मैं उनकी बातों से सहमत भी हूं कि यशवन को यूनिवर्सल रेमेडी अगर मान ली गई तो बाकी रेमेडी का क्या काम है। मैं इस बात को क्लियरिफाई कर दूं कि यशवन हमारी स्ट्रांग रेमेडी हो सकती है, उसमें अन्य औषधियों के अलावा अधिक गुण हो सकते हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे प्यूटेटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा गया है। लेकिन मास्टर ग्लैंड बनने के बावजूद हमारे बॉडी में अन्य ग्लैंड्स भी प्रकृति ने बनाए, वैसे ही यशवन को हम मास्टर मेडिसिन मान सकते हैं, लेकिन हर जगह मास्टर मेडिसिन उस दशा में कार्य नहीं करेगी जितना कि स्पेशल रेमेडी कार्य करेगी। इस नाते मैं उनकी इस बात से 80% सहमत हूं। 20% इसलिए सहमत नहीं हूं कि अभी मैं स्वयं उसका विश्लेषण कर रहा हूं। यहीं पर मैं एक बात आपको और कह दूं कि अगर ये माना जाए कि इलेक्ट्रिसिटीज में काइनेटिक एनर्जी होती है तो ऐसे बहुत से रोगी आते हैं, लगभग 100। एक बार डॉक्टर वी कुमार जी और रमाशंकर जी ने मुझसे सवाल किया कि अनिल, तुम विज्ञान के विद्यार्थी रहे हो और इलेक्ट्रोहोमोपैथी में आए हो, तो क्या एक नया प्रयोग नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रिसिटी को टच ही न किया जाए। तो मैंने कहा जी हाँ, इस पर प्रयोग किया जा सकता है, और मैंने प्रयोग किया। मेरा भी ये मानना है कि इलेक्ट्रिसिटीज का प्रयोग बहुत रेयर केस में किया जाए, इसलिए कि इलेक्ट्रिसिटीज के चूंकि ये जाके अंगों की क्रियाओं पर कार्य करती हैं, ये मैंने अपने पहले स्टेटमेंट कहा है, और 32 औषधियां जो हमारी हैं वो हमारे अंगों के कार्यों के प्रतिक्रियाओं में भाग लेती है, वो सिर्फ एज ए कैटालिस्ट कार्य करती हैं। तो जब हम कैटालिस्ट देंगे तो हमारा एक्टिवेशन एनर्जी मेंटेन रहेगा, और जब हम कोई ऐसा रिएक्टेंट दे देंगे जो जाके खुद ही उनसे क्रिया करने लगेगा। जैसे हमारे घर में कोई चुपचाप आकर के हमारे नेचर का आदमी बैठ करके हमसे बातचीत करे तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन अगर कोई आते हमसे लड़ने लगे तो हमको भी एक्टिवेट कर देगा, खुद भी एक्टिवेट हो जाएगा, तो फिर समावेश बनाने में बहुत टाइम लगेगा। इस नाते मैंने इस सिद्धांत को मनन किया कि क्या हर रोगी को इलेक्ट्रिसिटीज का प्रयोग करना जरूरी है, तो मैंने पाया कि नहीं, केवल और केवल 20% रोगियों को इलेक्ट्रिसिटी देने की आवश्यकता विषम परिस्थितियों में पड़ती है। 80% रोगियों को आप केवल अपनी 32 मेडिसिन से ही ठीक कर सकते हैं। और कहां पे इसका प्रयोग करेंगे, ये आप अपने कार्य करते करते, धीरे प्रैक्टिस करते करते आप वहां तक पहुंचेंगे। प्रैक्टिस के दौरान आपको लगेगा कि मैं यहां पर अगर इलेक्ट्रिसिटी हटा दूं तो क्या हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जानबूझ के किताबों में लिखा हुआ है RE दीजिए, YE दीजिए, WE दीजिए, हम दे देते हैं, और रोगी जहां का जैसे था वैसे रह जाता है। फिर जब लोग मेरे पास फोन करते हैं तो मैं कहता हूं क्या क्या आपने दिया, तो मैं कहता हूं जरा ये इलेक्ट्रिसिटी हटा दीजिए, और जब आप हटा देते हैं फिर आप एक हफ्ते बाद कहते हैं सर बहुत अच्छा काम कर गया। तो मेरा भी एक रिसर्च चल रहा है, जैसे उन्होंने यशवन पे रिसर्च किया ऐसे मैं इलेक्ट्रिसिटी पे भी रिसर्च कर रहा हूं, और अगर ये मेरी बात सत्य है तो फिर काइनेटिक एनर्जी को बॉडी में प्रोड्यूस करने की जरूरत क्या है। काइनेटिक एनर्जी तो ऑलरेडी हम फूड से ले रहे हैं, हम फूड सब्सटेंस से पा ही रहे हैं, हमारे बॉडी में एनर्जी का एक्टिवेशन तो ऑलरेडी हमारे भोज्य पदार्थों से हो रहा है, तो हम दवा के रूप में एनर्जी क्यों लेंगे। ये बात बहुत मायने रखती है, इस पर आपको भी चिंतन करना होगा, और अभी मैं इनके इस चिंतन को और साबित करूंगा। अभी मैं आज रात में फिर स्टडी करूंगा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करने वाले औषधियों से इसका कोई संबंध बन सकता है कि नहीं। अगर बन सकता है तो मैं उसका विश्लेषण करने के बाद की बात को मैं समझता हूं तो मैं इनकी बात से सहमत हूंगा, तो फिर मैं इसके आगे कोई बात रखूंगा, और अगर नहीं है तो फिर मैं आपको दूसरा प्रमाण दूंगा। कल रात आपने देखा होगा, कभी कभी हमारे कुछ मित्र हमसे फोन पर कहते हैं कि सर आप रात में 12 साढ़े 12 बजे भी जाग करके आप हमको पोस्ट करते रहते हैं। कल मैंने आपको 5 पेज रात में 12:22 पे पोस्ट किया था।
बस यूं ही मेरी नींद खुल गई और नींद नहीं आई, तो मैंने कहा लाइए कुछ सोचते हैं। तो मैंने कुछ अपने आर्टिकल्स उठाए और उसकी फ़ोटो खींची, क्योंकि लाइट में मैंने खींचा था। अभी चूंकि लॉकडाउन में मैं अपने घर में बंद हूँ, तो ना तो मैं इसका PDF बना पा रहा हूँ, ना प्रिंट निकलवा पा रहा हूँ। तो कोशिश मैं करूँगा कि लॉकडाउन के बाद आपको ये पेज फिर से पेस्ट करूँ। इससे आप ये अंदाज़ा, कई साथियों ने मुझको बधाई दी कि सर आप रात में बड़ी मेहनत करते हैं। वास्तव में ये मुझे नहीं कहना चाहिए। मैं अपने कॉलेज में भी और आपको पढ़ाते समय भी आपके पास आने से पहले मैं कुछ न कुछ किताबों का अध्ययन करता हूँ, रात में भी अध्ययन करता हूँ, और जब भी खाली रहता हूँ तब भी करता हूँ। और मैं आप सबको सलाह दूंगा कि अगर आपको अपना दिमाग किताबों से अलग कर दिया आपने, तो आप कुछ नहीं बन सकते, आप कुछ कर ही नहीं सकते। क्योंकि जब तक आप किताबों के, क्योंकि जो किताबें आपके लिए बनाई गई हैं, उन किताबों में जो कुछ लिखा गया वो आप ही के लिए तो लिखा गया है। किताब लिखने वाले तो लिख दिया, अब आप उसका विश्लेषण कीजिए। हाँ, बशर्ते किताब किसी की नकल ना हो, उसमें कुछ नयापन हो, कुछ वैज्ञानिक परिभाषाएं हो, कुछ वैज्ञानिक शब्दों का विश्लेषण हो। ये तमाम बातों को लेकर के मैंने आज आपको होम्योस्टैटिसिस के बारे में अपनी बात रखी है। कल इसी होम्योस्टैटिस से आगे मैं शरीर क्रिया विज्ञान के पहले अंग, यानी मैं आपकी पाचन क्रिया से संबंधित अंगों के बारे में अपनी व्याख्या करूंगा, बशर्ते कि आप सब कोई नया सवाल ना कर दें। क्योंकि आप जैसे कोई सवाल करते हैं तो पहले मैं आपका शंका समाधान करने में लग जाता हूं, तो मैं अपने मूल चैप्टर से अलग चल जाता हूं। आज का मेरा ये जो सिद्धांत था, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सिद्धांत, इस पर मैंने आपको होम्योस्टैटिसिस के बारे में बहुत विस्तृत व्याख्या की है। अब मैं समझता हूं होम्योस्टैटिसिस और एंजाइम्स दोनों का आपसी समावेश पर अब आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, और इससे ज़्यादा मैं समझा भी नहीं सकता। अब अगर आप, एक बात मैं और चलते चलाते आपसे कह दूं, यदि आपको मेरी बातों में कोई कमी नजर आती है, या ये लगता है कि मैं ये जानबूझ के बोल रहा हूं, या बना के बोल रहा हूं, या अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए बोल रहा हूं, तो मैं उन सब से क्षमा चाहता हूं। कृपया आप मेरे इस ऑनलाइन वीडियो को ना देखें, ना सुने, और ना उससे पर कमेंट करें। जिनको ये अच्छा लगता है, जो विश्लेषण करते हैं, वो मुझसे सवाल करें, मैं उनके शंका समाधान करूंगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जानते कुछ नहीं है, लेकिन उस पर लिखते जरूर हैं, सवाल करते जरूर हैं। ऐसे लोगों से मैं क्षमा चाहूंगा। अभी एक ग्रुप में मुझे जोड़ा गया था, तो मैंने देखा कि उस ग्रुप में अनावश्यक बातों का प्रचलन चल रहा है और एक दूसरे के जवाब सवाल चल रहे हैं, तो मैंने क्षमा मांगते हुए अपने आप को उस ग्रुप से अलग कर दिया। पहले मैं देश भर के लगभग 110 इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक व्हाट्सएप ग्रुप से लोगों ने मुझको जोड़ा था। मुझे लोग सुनना चाहते थे, मेरी बातों को करना चाहते थे, लेकिन उसी ग्रुप में कुछ दो चार ऐसे खुराफाती थे, जैसे मैं कोई कमेंट या कोई आर्टिकल डालता था, तैसे वो 50 तरह के ऊट पटांग सवाल करते, जिनका विज्ञान से कुछ लेना देना नहीं होता था। मजबूरन हमारे सीनियर, हमारे आदर्श डॉक्टर वी कुमार जी ने मुझको ये सलाह दी कि तुम अपने आप को ग्रुप से अलग कर लो, क्योंकि जितना ग्रुप से अलग रखोगे उतना ही दिमाग संतुलित रहेगा, उतनी ही लोगों की बातों का सवाल जवाब नहीं देना पड़ेगा, और आप अपना ध्यान अपने कंसंट्रेट करके मुख्य धारा में लगाइए। और मैंने उसी का पालन किया। मैंने अपने आप को ग्रुपों से अलग कर लिया। केवल मैं व्यक्तिगत आपसे जुड़ा हूं। मैं जो आपको मैसेज भेजता हूं वो मैं प्रसारण ग्रुप से भेजता हूं, ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप से। मैं लिखता एक ही मैटर हूं, और जैसे ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप पर डालता हूं तो सबके पास पर्सनल पहुंचता है, तो आपको लगता है कि ये मैटर सिर्फ डॉक्टर साहब ने मुझे भेजा, जबकि मैं वो देश के 500 से अधिक चिकित्सकों को एक साथ भेज रहा हूं। तो उससे ये लगता है कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, और जब आप मेरी उस बात में कोई अच्छी बात नजर आएगी तो आपका कमेंट भी तत्काल आ जाएगा, तो मैं आपको पर्सनल उसका जवाब दूंगा। ये मैंने तरीका अपनाया, क्योंकि ग्रुप में सभी लोग पढ़ते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ उसी पे कमेंट करते हैं, और ऐसे आपकी बात सिर्फ मैं पढ़ता हूं और मैं आपको जवाब दे देता हूं। इस नाते प्रसारण ग्रुप के माध्यम से ही मैं आपसे जुड़ा रहूंगा। मैं किसी ग्रुप के माध्यम से ना मैं जोड़ पाऊंगा आपको, और ना मैं आपको जोड़ना चाहता हूं। ना मैंने कोई ग्रुप बनाया है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। जो छोटे मोटे ग्रुप हमारे एसोसिएशन की तरफ से बने थे वो यथावत हैं, उसमें कोई वैज्ञानिक शब्दों का प्रयोग या टीका टिप्पणी नहीं होती है। आज तक बस इतना ही। कल जब मैं आपको आने से पहले मैं अपना समय आपको बता दूंगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।